हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में पीजीटी इकोनॉमिक्स जो परीक्षा हाल में ऑर्गेनाइज होने वाली है, हम लोग इस परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को स्टडी करेंगे। और ये जो तथ्य हैं, ये स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं। अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी और उनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमने केवल उन्हीं तथ्यों को सम्मिलित किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि ये जो फर्स्ट प्रश्न है ऊपर ये वाला, ये अधिकांशतः पूछता है। इसमें कह रहा है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत के प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 68 इन वर्षों के बीच में 1868 और 68 में 20 रुपया प्रति वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये प्रति वर्ष थी, इतनी न्यूनतम थी। उसके बाद दूसरा फैक्ट क्या है, कह रहा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान लॉर्ड कर्जन ने किया था। दो तरीके से पूछेगा। दादा भाई नौरोजी ने क्या अनुमान लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 20 रुपया 1867 और 68 में। और भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लॉर्ड कर्जन ने कितना लगाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में 30 रुपये लगाया था। कितना? 30 रुपये लगाया था। फिर उसके बाद है थर्ड पॉइंट है, भारत में डॉक्टर वीके आरवी राव ने प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान लगाया था। तो डॉक्टर वीके आरवी राव ने 62 रुपया लगाया था 1931 और 32 के आंकड़ों में। डॉक्टर वी आर राव ने 1931 और 32 के आंकड़ों में कितना लगाया था? 62 रुपये अनुमान लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिर्फ कह रहा है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अर्थात 1944-46 के मध्य कुल राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का कितना था। कह रहा है कि 1944-46 के मध्य कुल राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो क्रमशः जो है, जो राष्ट्रीय आय था वह था 4,931 करोड़ रुपये और जो प्रति व्यक्ति आय थी वह 204 रुपये थी, 204 रुपये वार्षिक। नेक्स्ट पॉइंट है कि महलवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था। तो महलवाड़ी प्रथा का प्रथम प्रस्ताव जो था हार्ट मैकेंजी था। कौन था? हार्ट मैकेंजी था। नेक्स्ट है कि डाकू राज्य उपमा किस कालखंड को प्रदान की गई है। डाकू राज्य उपमा किस कालखंड को प्रदान की गई है, तो यह 1765 से 7200 ईस्वी में बंगाल के काल को के.एम. फड़िक्कर द्वारा 1765 से 72 के काल को जो है के.एम. फड़िक्कर के द्वारा इसे जो है डाकू राज्य की उपमा प्रदान की गई है, क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने केवल लूट की व्यवस्था बना रखी थी। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मतलब है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे द्वारा शासित होना। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे के देश के द्वारा शासित होना। जैसे हमारे यहाँ जो जब अंग्रेज आए थे 1947 से पहले, तो औपनिवेशिक व्यवस्था थी, क्योंकि हमारे देश की पूरा सब कुछ नियंत्रण जो है उनके हाथों में था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में अधिरोपित किया था। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में अर्ध सामंती व्यवस्था अधिरोपित की गई थी, अर्थात इसमें सरकार व सामंत दोनों को ही अधिकार थे। कैसी व्यवस्था थी? अर्ध सामंती व्यवस्था थी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक महत्वपूर्ण कथन है जो अधिकांशतः पूछता है। यह महत्वपूर्ण कथन है कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है और फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। यह वक्तव्य किसने दिया था? यह वक्तव्य दिया था जॉन सुलविन ने। इसका कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे यहाँ से जो है सारी अच्छी चीज़ों को, धन को, ये सारी चीज़ें जो है
इसका लाभ किसको मिल रहा है? इसका लाभ मिल रहा है इंग्लैंड को मिल रहा है। अर्थात हमारे देश की मुद्रा कहाँ निष्कासित हो रही है, कहाँ जा रही है? वह जा रही है इंग्लैंड को। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन बर्ड को। किसको माना जाता है? मार्टिन बर्ड को। नेक्स्ट पॉइंट है कि महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई? तो कह रहा है कि महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ और किस द्वारा लागू की गई? तो यह 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा आगरा एवं अवध में लागू की गई। नेक्स्ट है कि बंगाल की सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष कौन सा था? बंगाल की सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष कौन था? 1943। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 1943 में हुआ था। बंगाल की सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष था। बहुत भयानक अकाल पड़ा हुआ था, लाखों लोग मर गए थे इस अकाल में। गतिहीन विकास का क्या तात्पर्य है? गतिहीन विकास का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय प्राय स्थिर रहती है। हमारी अंग्रेजों के समय जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह गतिहीन हो गई थी, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय आय भी निम्न थी और प्रति व्यक्ति आय भी निम्न थी। लगभग 100 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में जो है 0.5% की वृद्धि हुई थी। ब्रिटेन की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नीतियां औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार की थीं? ब्रिटेन की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नीतियां औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार की थीं? तो पूरक अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था का स्थान ले ले। पूरक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ब्रिटेन की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नीतियां औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार थी? तो पूरक अर्थव्यवस्था थी। अर्थात हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था की पूरक थी। अर्थात हम जो है उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में अपना सहयोग दे रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जो है ऐसी आर्थिक नीतियां बनाए थे कि हमारे ऊपर अत्याचार द्वारा, दबाव द्वारा हमें जो है हमसे ज़बरदस्ती कच्चा माल उत्पन्न करवाया जाता था, और ये कच्चा माल जो है इंग्लैंड की कंपनियों में जाता था, वहाँ के उद्योगों में जाता था, और वहाँ से विनिर्मित वस्तु होकर के हमारे देश में आती थी और हमको ऊँचे दामों पर बेची जाती थी। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही थी? इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था के पूरक के समान। देखिए अगला फैक्ट है, कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसमें देखिए ये प्रश्न पहले भी दिया था और फिर पूछा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपना धन के निकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये दो तरीके से पूछता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और ये भी पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। और इस तरह भी पूछता है कि धन के निकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। 3 प्रश्न इसमें बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है? फिर से सुनिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के आकलन को। कई लोगों ने आकलन किया था अपना भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने में कई लोगों ने भूमिका निभाई थी, जिसमें महत्वपूर्ण लोग थे जैसे दादा भाई नौरोजी थे, विलियम डिग्बी थे, फिंडिस सिराज थे, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव थे, आर.सी. देसाई थे और रानाडे थे। कई लोगों ने भूमिका निभाई थी, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के आकलन को। नेक्स्ट देखिए, इंडिया डिवाइडेड किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? किसने लिखा है इंडिया डिवाइडेड? तो इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इसको। नेक्स्ट फैक्ट है, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है? द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है? तो यह है B.H. बेडन पॉवेल की। किसकी है? B.H. बेडन पॉवेल की।
नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की। उन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ एविल्स, एविल ऑफ ऑल एविल्स, एविल ऑफ ऑल एविल्स, इसको अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा प्रदान की। विश्व में, नेक्स्ट फैक्ट है कि विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट फैक्ट है कि भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा और कौन सी मिल स्थापना के साथ माना जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा और कौन सी मिल स्थापना के साथ माना जाता है। तो 1854 में सी एन ढेबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ, 1854 में सी.एन. ढेबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ जो है भारत में औद्योगिक उद्योग का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। कह रहा कि भारत में पहली बार रेलवे का प्रारंभ कब, कहाँ और किसके काल में किया गया। तो यह जो 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है। इसमें कई फैक्टर समाहित हैं। कब हुआ था भारत में पहली बार रेलवे प्रारंभ कब हुआ था, 16 अप्रैल 1853 हुआ था। कहाँ से कहाँ तक, बम्बई से थाने के बीच, और किसके द्वारा करवाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के, मतलब किसके काल में, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई 1854 में डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। भारत में डाक एवं तार विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो भारत में डाक एवं तार विभाग की स्थापना हुई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में, 1848 से 1856, 1848 से 1856 ईस्वी में। जनांकिकी संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजक वर्ष कौन सा वर्ष माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अधिकांशतः पूछता है ये प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न अधिकांशतः पूछता है कि जनांकिकी संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजक वर्ष कौन सा वर्ष माना जाता है। ये 1921 माना जाता है, क्योंकि जो है 1921 के बाद जनांकी संक्रमण का द्वितीय सोपान शुरू होता है, और इसके पहले जो थी जो जनसंख्या थी उसमें कमी आ गई थी। 1921 में जो है -0.31% की जनसंख्या में कमी आ गई थी, क्योंकि उसका कारण जो था सूखा और अकाल के कारण, जो है जनसंख्या में जो है -0.31% की कमी आ गई थी। और लेकिन 1921 के बाद जो है जनसंख्या तेज गति से बढ़ना प्रारंभ करती है, तो कहा जाता है कि 1921 के बाद जो है जनांकी संक्रमण का द्वितीय सोपान शुरू होता है। नेक्स्ट है कि भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों में अंग्रेज अपना क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। तो पहली बात की आधारिक संरचना होती क्या है। देखिए, आधारिक संरचना में रेलवे आता है, पत्तन आता है, जल परिवहन आता है, डाक तार आते हैं, सारी चीज़ें। तो इनका विकास किया गया। इनका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य क्या, वे अपने औपनिवेशिक हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना चाहते थे। भारतीयों के लाभ के लिए उन्होंने नहीं किया, अपने हितों के लाभ के लिए, अपने व्यापार का विकास हो, अपने सैनिक जो है आसानी से हर जगह आ जा सके, अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके। अब ये कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथाएं, जैसे तिनकठिया प्रथा। क्या मतलब है तिनकठिया प्रथा का। ये ब्रिटिश काल में ये प्रथाएं थी, तिनकठिया प्रथा, ददनी प्रथा और कम्युनिटी प्रथा। तो आइए समझते हैं तिनकठिया प्रथा क्या है। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण जो है बिहार में है। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। कितने भाग पर, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था, क्योंकि नील को जो है वे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते थे। और ददनी प्रथा क्या है। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम पेशगी के रूप में धन दे देते थे। पहले ही धन देते थे और एक तरह से वो धन लेने के बाद जो है वो बंध जाते थे, और जो उन्हीं के अनुसार जो है वो कार्य करते थे। थर्ड है कि कम्युनिटी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जाति के लोग
अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर इनकी सेवा करते थे। कम्युनिटी प्रथा में, इस प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर इनकी सेवा करते थे। वही कुछ इसको भी समझ लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव को निम्न 3 चरणों में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, ये 1757 से 1813 तक। दूसरा है औद्योगिक उपनिवेशवाद, 1813 से 1858 तक। और तीसरा है वित्तीय उपनिवेशवाद, 1858 से 1947 तक। तो आइए एक एक को समझते हैं। देखिए, 1757 से 1813 का वाणिज्यिक उपनिवेशवाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए एकाधिकारी व्यापार के रूप में आर्थिक डकैती का प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है। ये पूछा जाता है किस व्यवस्था को जो है, किस उपनिवेशवाद को आर्थिक डकैती कहा जाता है, किसको? वाणिज्यिक उपनिवेशवाद को। 1857 से 1813 का वाणिज्यिक उपनिवेशवाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए एकाधिकारी व्यापार के रूप में आर्थिक डकैती का प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है। मतलब इस तरह व्यवस्था किए थे कि एक तरह से एकदम लूट रहे थे भारतीयों को। दूसरा है औद्योगिक उपनिवेशवाद, 1813 से 1858 तक। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में विशेषकर बंगाल से कच्चा माल सस्ती कीमत पर इंग्लैंड को भेजा गया और इंग्लैंड से बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में लाकर ऊंचे दामों में बेचा गया। यह दोहरा आर्थिक शोषण औद्योगिक उपनिवेशवाद का उदाहरण है। थर्ड है वित्तीय उपनिवेशवाद। आइए इसको भी समझते हैं। 1858 से 1947 के वित्तीय उपनिवेशवाद काल में भारत और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बैंकों, आयात निर्यात संस्थाओं और प्रबंध संस्थाओं के साथ जोड़ा गया। मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल फैसिलिटीज को जो है बढ़ाया गया। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक तथा संस्थागत परिवर्तन किसके द्योतक हैं? ये देश में उत्पादन वृद्धि हो रही है, प्राविधिक विकास हो रहा है और संस्थागत परिवर्तन आ रहे हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन आ रहे हैं, तो किसका द्योतक है? तो ये है आर्थिक विकास का द्योतक। किसका द्योतक है? आर्थिक विकास का। नीचे देखिए, आर्थिक समृद्धि के मापक। आर्थिक समृद्धि के मापक क्या है? कैसे पता चलेगा कि जो है आर्थिक समृद्धि हो रही है? तो जीडीपी और जीएनपी एवं प्रति व्यक्ति आय। जीडीपी, जीएनपी एवं प्रति व्यक्ति आय यदि यह अधिक है तो इसका मतलब आर्थिक समृद्धि, यह आर्थिक समृद्धि का द्योतक है, और कम है तो आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है। आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त जीडीपी भी है, देखिए आर्थिक समृद्धि का मापक क्या? जीडीपी भी है, जीएनपी है और प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन इसमें सबसे सही मापक क्या है? तो इसमें सही मापक क्या? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है। आर्थिक समृद्धि तथा विकास किस प्रकार की अवधारणा है? आर्थिक समृद्धि तथा विकास किस प्रकार की अवधारणा है? तो ये जो है वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ है। कैसी है? वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? आर्थिक विकास मापन किससे किया जाता है? तो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक द्वारा। जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक के द्वारा जो है आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। और ये लास्ट पॉइंट है, आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कदा, जो उतना महत्वपूर्ण तो नहीं लेकिन फिर भी है। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए थे? तो ये उद्योग हैं: सूती, कागज, चीनी उद्योग, जूट, लोहा इस्पात, ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कृत्रिम रेशा, रेयान और एल्युमिनियम। तो सूती वस्त्र जो था 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में हुआ था, इसकी स्थापना। कागज उद्योग 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। चीनी उद्योग 1840 में बेतिया बिहार। जूट 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल। लोहा इस्पात 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल। ऊनी वस्त्र 1876 में कानपुर। सीमेंट 1904 में चेन्नई। कृत्रिम रेशा रेयान 1920 में त्रावणकोर केरल और एल्यूमिनियम 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल। मतलब ये आज़ादी से पहले जो है ये उद्योग थे भारत में। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण फैक्ट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इन चीज़ों को एक या दो बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और निश्चित रूप से जितनी भी चीज़ें मैं बताया उनसे इनसे कुछ प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।